नमस्कार, कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। आतंकवाद के मसले पर घिर रहा है पाकिस्तान। प्राकृतिक आपदाओं के कहर से जूझ रहे हैं अमेरिका और मेक्सिको। यूरोपीय यूनियन में एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है शरणार्थी मुद्दा और जर्मनी में जोरों पर हैं चुनावी सरगर्मियां। ये और अन्य विश्व भर की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अमेरिका के फ्लोरिडा में इरमा की दस्तक, हजारों घरों में बिजली गुल, लोग आपात शिविरों में पनाह लेने पर मजबूर। कैरेबियाई द्वीपों में भी तूफान ने मचाई भारी तबाही। मेक्सिको में सदी के सबसे भीषण भूकंप ने मचाई भारी तबाही। 8.2 की तीव्रता वाले इस भूकंप में 60 से ज्यादा लोगों की मौत, कई इलाके हुए बुरी तरह बर्बाद। ब्रिक्स देशों के घोषणा पत्र में पाकिस्तान की सरजमी पर पनाह पा रहे आतंकी संगठनों के नाम। पाक विदेश मंत्री ने भी माना लगानी होगी इन संगठनों पर पाबंदी। खाड़ी संकट दूर होने की उम्मीद टूटी। सऊदी अरब ने कतर के साथ रद्द की बातचीत। मतभेद खत्म करने के लिए दोनों देशों के नेताओं ने फोन पर की थी बात। यूरोपीय संघ की शीर्ष अदालत ने शरणार्थियों के मुद्दे पर हंगरी और स्लोवाकिया की अर्जी को किया खारिज। कोटे के आधार पर सदस्य देशों में शरणार्थियों को बसाने की योजना को ठहराया जायज। अमेरिका हार्वे तूफान के बाद अभी संभला भी नहीं था कि इरमा तूफान ने दस्तक दे दी। 209 किलोमीटर की रफ्तार की तेज हवाओं और बारिश के साथ इरमा तूफान ने फ्लोरिडा में जबरदस्त दस्तक दी है। फ्लोरिडा पहुंचने से पहले ही 4 की श्रेणी तक बेहद ताकतवर हो चुके इस तूफान ने फ्लोरिडा के कई शहरों में तबाही मचाई है। हालांकि इस तूफान के आने से पहले कई एहतियाती कदम उठाए गए। खतरनाक जोन में पड़ने वाले मियामी, फोर्ट लॉरा, टेम्पा से लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। इरमा तूफान के मद्देनजर अमेरिका में भारतीय दूतावास ने भारतीयों की मदद के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन भी शुरू की है। इससे पहले कैरेबियाई देशों में इस तूफान ने जोरदार प्रलय मचाए। आइए देखते हैं इस तूफान की तबाही का मंजर। शक्तिशाली चक्रवाती तूफान इरमा पिछले कई दिनों से कैरेबियाई द्वीपों समेत कई इलाकों में तबाही मचाए हुए है। फिलहाल तूफान के चलते फ्लोरिडा के सड़कों पर पानी भरा है और तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 63 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। घरों को खाली कर चुके लोग अब शिविरों में रहने को बाध्य हैं। हजारों घरों से बिजली गुल है। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इससे पहले विनाशकारी तूफान ने शुक्रवार को क्यूबा में दस्तक दी थी। 5वीं कैटेगरी का ये तूफान उत्तर पूर्वी तट के कैमेग्यूए द्वीप समूह से टकराने के बाद कमजोर पड़ गया था। इस दौरान हवा की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा रही। इरमा तूफान का रास्ता बदल जाने से बहामास का बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आने से बच गया। पिछले कई दशकों में पहली बार 5वीं कैटेगरी का कोई तूफान क्यूबा के तटों से टकराया था। कुछ इलाकों में बिजली चली गई और कई दूर दराज के इलाकों में संपर्क करने में बहुत मुश्किलें पेश आईं। इससे पहले कैरेबियाई इलाकों में भी इरमा के तूफान का प्रकोप देखा गया। तूफान के कारण यहां 20 लोगों की मौत हो गई। कई घरों के छत और फर्श उखड़ गए। तेज हवा के साथ भारी बारिश के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सैलानियों से गुलजार रहने वाला कैरेबियाई द्वीप सेंट जॉन्स में इरमा ने भारी तबाही मचाई है। तूफान के कारण सेंट बर्ट्स, सेंट मार्टिन, एंगुलिया और वर्जिन द्वीप शेष हिस्से से कट गए। तो एक और अमेरिका तूफान की विनाश लीला से जूझ रहा है, तो वहीं मेक्सिको भूकंप से दहल गया है। स्थानीय समय के अनुसार गुरुवार रात को मेक्सिको में सदी का सबसे बड़ा भूकंप आया। 8.2 की तीव्रता के इस भूकंप से दक्षिणी राज्य चियापस, तबास्को और ओक्साका दहल गए। तब से अब तक लगभग 600 आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए हैं। मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। भूकंप के बाद प्रशासन मलबे में दबे लोगों को निकालने के साथ साथ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दोहरी चुनौती से निपट रहा है। राष्ट्रपति एनरिक पेना नीतो ने देश में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। रात के करीब 11:15 बजे थे। कुछ लोग गहरी नींद के आगोश में थे, कुछ सोने की तैयारी में थे। तभी मेक्सिको का एक बड़ा हिस्सा थर्रा उठा। जमीन कांपने लगी। लोग कुछ समझ पाते वे जमींदोज इमारतों में समाने लगे। ये मेक्सिको में सदी का सबसे बड़ा भूकंप था। 8.2 तीव्रता वाले इस भूकंप ने बड़े हिस्से को अपने चपेट में लिया। भूकंप दक्षिणी चियापास राज्य के तटीय शहर तोनाला से करीब 100 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर के अपतटीय इलाके में तकरीबन
49 मिनट पर आया। प्रशासन ने सुनामी की भी चेतावनी जारी कर दी थी, लेकिन बाद में स्थिति सामान्य हो गई। भूकंप के झटके करीब 90 सेकंड तक महसूस किए गए, जिसके चलते लोगों में अफरा तफरी मच गई। राष्ट्रपति एनरिक पीना नीतो ने कहा कि भूकंप काफी भयावह था। मेक्सिको की 12 करोड़ की आबादी में से करीब 5 करोड़ लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। ये बड़े पैमाने पर 8.2 तीव्रता का भूकंप था और जाहिर है कि कुछ राज्यों में नुकसान हो रहा है। हालांकि अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण ने रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 8.1 बताई है। दक्षिणी प्रांत ओक्साका सबसे ज्यादा भूकंप के झटकों से प्रभावित हुआ। तेज भूकंप के 4 घंटे बाद भी लोगों ने कई झटके महसूस किए। प्रशासन के मुताबिक अगले 4 घंटे तक 4.0 तीव्रता वाले 20 से ज्यादा झटके महसूस किए गए। हमने 8वें क्षेत्र का दौरा किया और ये बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 9वें, 5वें, 7वें क्षेत्र पर काफी असर है। इससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। इन भूकंप के झटकों ने 1985 के उस भयावह भूकंप के झटकों की याद ताजा करा दी, जब मैक्सिको सिटी में आए 8.1 तीव्रता वाले भूकंप ने 10,000 से अधिक लोगों को लील लिया था। इसका प्रभाव 1985 के भूकंप से कम है। हालांकि ये ताकत में थोड़ा कम था। जिस तरह से ये फैला वो बहुत अलग था। भूकंप प्लेट टेक्टोनिक्स पर निर्भर करता है। पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जहां ये प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं वो जोन फॉल्ट लाइन कहा जाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं। नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है और डिस्टरबेंस के बाद भूकंप आता है। मेक्सिको 5 टेक्टोनिक्स प्लेट के ऊपर बसा हुआ है, जिससे वो दुनिया के उन देशों में शुमार किया जाता है जहां भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा होता है। 1985 के भूकंप के बाद मेक्सिको की सरकार ने भवन निर्माण के नियमों को सख्त कर दिया था। साथ ही तटों पर भूकंप का अलर्ट जारी करने वाले सेंसर लगा दिए थे। नतीजा भी साफ दिखा। पहले के मुकाबले जान माल का नुकसान इस बार के भूकंप में काफी कम हुआ। यात्रा प्रतिबंध पर ट्रंप सरकार को कोर्ट में फिर से मुंह की खानी पड़ी है। हवाई प्रांत की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपील कोर्ट ने शरणार्थियों के प्रवेश को अस्थायी तौर पर प्रतिबंधित करने के सरकार के प्रयास पर रोक लगा दी है। 3 सदस्यीय पीठ ने सर्वसम्मति से अमेरिकी पुनर्वास एजेंसियों में पंजीकृत शरणार्थियों को शासकीय आदेश से छूट देने का फैसला सुनाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालते ही 7 मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों और शरणार्थियों के अमेरिका में प्रवेश पर अस्थायी तौर पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। अमेरिका के बैंकिंग नियामकों ने पाकिस्तान के हबीब बैंक को उसका न्यूयॉर्क कार्यालय बंद करने का आदेश दिया है। संभावित आतंकी वित्त पोषण और धन शोधन से जुड़ी गतिविधियों के कारण यह कार्रवाई की गई है। हबीब बैंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा निजी बैंक है। अधिकारियों के अनुसार हबीब बैंक ने उन लेन देन की निगरानी करने में उपेक्षा बरती जिनसे संभावित रूप से आतंकवाद, धन शोधन या अन्य अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता था। आतंकवाद के मोर्चे पर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार घिरता जा रहा है। जहां एक और अमेरिका ने अपनी अफगानिस्तान नीति में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई, सैयद सलाहुद्दीन को प्रतिबंधित किया, आतंकवादी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के कारण पाकिस्तान के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक हबीब बैंक को बंद कर दिया, तो वहीं ब्रिक्स घोषणा पत्र में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी समूहों का जिक्र किया गया। इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ का हालिया बयान पाकिस्तान की अब तक की घोषित नीति से अलग संकेत तो दे रहा है, लेकिन चीन एक बार फिर पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा दिख रहा है। आतंकवाद का पनाहगाह पाकिस्तान को लेकर पहले अमेरिका की फटकार, फिर ब्रिक्स घोषणा पत्र में लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हक्कानी नेटवर्क पर शिकंजा कसने के जिक्र ने पाकिस्तानी हुकूमत के माथे पर बल ला दिया। आतंकवाद के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में घिरते पाकिस्तान ने पहली बार माना कि उसी की जमीन से ही लश्कर और जैश जैसे खूंखार आतंकी संगठन सक्रिय हैं। विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपनी ही सरकार की घोषित नीति के खिलाफ जाकर चेतावनी के साथ साथ सलाह भी दी कि अब समय बदल रहा है। जब तक ऐसे संगठनों पर काबू नहीं पाया जाएगा तब तक विश्व मंच पर उसकी फजीहत होती रहेगी। हमें भी तो अपने अंदर जो है ये जैश ए मोहम्मद, ये लश्कर तैयबा वाले लोगों को जो एक्टिविटीज के ऊपर कोई जो है वो
इस किस्म की कदगन लगानी चाहिए ताकि हम दुनिया को बता सकें कि हमने अपना हाउस जो है वो भी इन ऑर्डर कर ली है। पाकिस्तान का खैर ख्वाह समझा जाने वाला चीन भी कई मौकों पर अपने यहाँ इस्लामी चरमपंथियों की जारी गतिविधियों पर असहजता जता चुका है। बावजूद इसके चीन अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के ढुलमुल रवैये का बचाव करता रहा है। ब्रिक्स घोषणा पत्र में लश्कर और जैश की कड़ी आलोचना के बाद चीन का एक बार फिर पाकिस्तानी प्रेम जाग गया। चीन ने आतंकवाद के क्षेत्र में पाकिस्तान के समर्थन का राग अलापना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की सरकार और अवाम ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी कुर्बानियां दी हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसे मानना चाहिए। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकवादी समूहों के लिए सुरक्षित पनाहगाह होने के लिए पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है। अमेरिका ने पाकिस्तान को 22.5 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता फिलहाल रोकने की बात कही है। साथ ही अफगानिस्तान में करीब 3,500 अतिरिक्त अमेरिकी सैनिक भेजे जा रहे हैं ताकि जिन इलाकों में तालिबान ने बढ़त बनाई है वहां उन्हें पीछे धकेला जा सके। सऊदी अरब ने कतर के नेता से फोन पर बात करने के बाद दोहा पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाते हुए उसके साथ वार्ता निलंबित कर दी। दोनों देशों की सरकारी मीडिया ने बताया कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी ने सऊदी के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत करके आगे वार्ता की इच्छा जताई। इससे 3 महीने से चल रहे खाड़ी संकट में गतिरोध दूर होने की उम्मीद जगी थी। इस संकट को सुलझाने में मध्यस्थता के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पेशकश के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली सार्वजनिक बातचीत थी, लेकिन ये वार्ता विफल रही। उत्तर कोरिया के सरकारी टेलीविजन ने अपने नेता किम जोंग उन का एक वीडियो जारी किया है जिसमें देखा जा सकता है कि वो एक बड़े उत्सव कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं। ये कार्यक्रम पिछले हफ्ते उत्तर कोरिया द्वारा परीक्षण किए गए 6ठे परमाणु परीक्षण के परमाणु वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को बधाई देने के लिए आयोजित किया गया था। यूरोप में शरणार्थी संकट के चलते शरणार्थी नीति बनाई गई थी जिसके अनुसार यूरोपीय संघ के देशों को कोटे के आधार पर शरणार्थियों को स्वीकार करना था। लेकिन इस नीति के विरोध में आवाजें उठी जो यूरोपीय संघ की शीर्ष अदालत तक जा पहुंची, जिन पर अदालत ने फैसला सुना दिया है। हंगरी और स्लोवाकिया के शरणार्थियों को ना स्वीकारने की अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया, लेकिन हंगरी ने भी इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। यूरोपीय संघ की शीर्ष अदालत ने हंगरी और स्लोवाकिया की अर्जी को खारिज करते हुए शरणार्थियों के कोटे के आधार पर यूरोपीय संघ के देशों में बसाने की योजना को सही ठहराया है। इस नीति के तहत हंगरी को 1294 और स्लोवाकिया को 902 शरणार्थी लेने होंगे। अगर ये दोनों देश यूरोप आने वाले शरणार्थियों में से अपने हिस्से के शरणार्थियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। हंगरी ने कहा है कि इस फैसले के कारण वह अप्रवासियों को खारिज करने वाली अपनी नीति को नहीं बदलेंगे। यूरोपीय समझौते के मुताबिक यूरोपीय आयोग के पास कोई अधिकार या शक्ति नहीं है, लिहाजा अदालत का फैसला हंगरी सरकार और हंगरी के लिए पूरी तरह अस्वीकार्य है। 2015 में जब शरणार्थी संकट अपने चरम पर था तो हंगरी के प्रधानमंत्री ओरबान ने कई प्रवासी विरोधी नीतियों को लागू किया। उन्होंने शरणार्थियों को रोकने के लिए अपनी सीमा पर कांटेदार तारों की बाड़ भी लगा दी। ओरबान ने प्रवासियों को जहर और आतंकवाद का ट्रोजन घोड़ा बताया। पिछले हफ्ते ओरबान ने यूरोपीय आयोग के प्रमुख जाक क्लोद युंकर को पत्र लिखा और 80 करोड़ यूरो की उस रकम में से आधा हिस्सा मांगा जो हंगरी ने कथित तौर पर अपनी सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए खर्च किया है। युंकर ने इस आग्रह को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि हंगरी अप्रवासियों को लेने से भी इनकार कर रहा है और रकम भी मांग रहा है। 2014 में यूरोप ने मध्य पूर्व और अफ्रीका से आने वाले 1.7 मिलियन से ज्यादा शरणार्थियों को शरण दी है, लेकिन 2015 में शरणार्थियों की भीड़ ने जब यूरोप का रुख किया तो कई देशों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। हंगरी समेत कई देशों ने शरणार्थियों को अपनी सरहदों में घुसने से रोक दिया और शरणार्थी कपकपाती सर्दी में खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर हुए। संकट से निकलने के लिए यूरोपीय संघ ने योजना तैयार की और सभी सदस्य देशों में शरणार्थियों को बसाने का कोटा तय किया। हंगरी और पोलैंड ने इस योजना को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, जबकि स्लोवाकिया और चेक गणराज्य ने महज 1 दर्जन या उससे थोड़ा ज्यादा लेकर फर्ज अदायगी कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में हजारों नागरिकों ने ब्रेक्सिट के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की उस नीति के खिलाफ विरोध किया जिसके तहत ब्रिटेन 2019 में यूरोपीय संघ से बाहर निकल जाएगा।
प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि ब्रेक्सिट को लेकर हुए जनमत संग्रह के फैसले को रद्द कर फिर से जनमत संग्रह कराया जाए। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश जर्मनी में इस महीने चुनाव होने हैं। विभिन्न दल इन चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हर दल की अपनी प्राथमिकताएं हैं जिन्हें जनता के बीच पहुंचाने की पुरजोर कोशिशों में लगे हैं तमाम दल। लेकिन चांसलर एंगेला मर्केल सब पर भारी पड़ती दिख रही हैं। इन चुनावी सरगर्मियों के बीच हाल ही में चांसलर एंगेला मर्केल और एसपीडी के उम्मीदवार मार्टिन शुल्ज के बीच टीवी पर कई मुद्दों पर बहस हुई और उसके बाद हुए सर्वे में जनता ने मर्केल को शुल्ज से काफी ज्यादा समर्थन दिया है। जर्मनी में चुनावी सरगर्मियां चरम पर हैं। 24 सितंबर को बुंडेस्टाग यानी संसद के लिए होने वाले चुनाव में राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 2005 से यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बागडोर संभालने चांसलर एंगेला मर्केल अपने प्रतिद्वंदियों पर भारी पड़ती दिख रही हैं। एसपीडी की तरफ से मार्टिन शुल्ज उम्मीदवार हैं। टीवी पर मर्केल और शुल्ज के बीच कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन दर्शकों की नजर में अगले 4 साल जर्मनी का नेतृत्व करने के लिए मर्केल शुल्ज के मुकाबले कहीं ज्यादा भरोसेमंद दिखी। बहस के बाद कराए गए सर्वे में 49% लोगों को मर्केल की बहस अच्छी लगी, तो वहीं 29% लोगों ने शुल्ज को पसंद किया। बहस से पहले हुए सर्वेक्षण में मर्केल शुल्ज के मुकाबले 14 अंकों से आगे थी। षड्यंत्रों के संबंध में यूरोप ने खुद को एक महाद्वीप के रूप में प्रस्तुत किया जो पर्याप्त एकता नहीं दिखा रहा। यहाँ आने वाले षड्यंत्रों से निपटने के लिए हम इस एकता की मांग जारी रखेंगे। मैं समझता हूं कि मैं जनता को समझाने में सफल रहा हूं कि एक मजबूत यूरोप के भीतर एक मजबूत जर्मनी बनाने के लिए मेरे पास बेहतर योजना है। जर्मनी की कमान संभालने के लिए आम चुनाव में कई राजनीतिक दल अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें प्रमुख रूप से हैं CDU CSU गठबंधन। CDU यानी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के मुखिया मर्केल हैं। इसका रंग काला है। पिछले चुनाव में इसे 41.5% वोट मिले थे। वामपंथी विचारधारा वाली पार्टी SPD के नेता मार्टिन शुल्ज हैं। कामगारों और ट्रेड यूनियनों के बीच लोकप्रिय ये पार्टी जर्मनी की सबसे पुरानी पार्टी है। इसका चुनावी अभियान का केंद्र बिंदु सामाजिक न्याय है। इसके लिए लाल रंग का प्रयोग होता है। पिछले चुनाव में इसे 25.7% वोट मिले थे। एक और वामपंथी विचारधारा वाली डी लिंक के उम्रदराज लोगों में बेहद लोकप्रिय है, जो कभी JDR का समर्थन करते थे। इसके लिए मैजेंटा रंग का इस्तेमाल किया जाता है। पार्टी का मुख्य वादा न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 12 यूरो प्रति घंटे करने का है। इस पार्टी का देश के पूर्वी हिस्से में बड़ा जनाधार है। ग्रीन पार्टी को उसके नाम के अनुरूप हरे रंग से दर्शाया जाता है। इसका मुख्य जनाधार पढ़े लिखे लोगों और शहरी लोगों के बीच है। पार्टी का गठन पर्यावरण समर्थक आंदोलनों के चरम पर 1980 में हुआ था। AFD यानी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी कम शिक्षित और कम आय वाले लोगों के बीच लोकप्रिय है। हल्के नीले रंग से दिखाई जाने वाली ये पार्टी शरणार्थियों के मुद्दे पर काफी आक्रामक है। पार्टी देश की ऊर्जा नीतियों में बड़े बदलाव की पैरोकार है। फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी FDP को कारोबारियों की पार्टी माना जाता है। पीले रंग में दर्शाए जाने वाली ये पार्टी पिछले चुनाव में 5% न्यूनतम वोट नहीं पाने के कारण बुंडेस्टाग में दाखिल नहीं हो सकी थी, लेकिन इस बार माहौल इसके पक्ष में नजर आ रहा है। तो जर्मनी में 24 सितंबर के चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। 25 सितंबर को नतीजे भी आ जाएंगे। आइए जानते हैं क्या है जर्मनी के इन आम चुनावों की चुनावी प्रक्रिया। जर्मनी में 24 सितंबर को होने वाले आम चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। राजनीतिक दल के बीच मतदाताओं को लुभाने की होड़ लगी हुई है। जर्मनी की चुनावी प्रक्रिया बेहद दिलचस्प और जटिल होने के साथ लंबी भी है। महीनों पहले इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। 19 जून को बुंडेस्टाग की दौड़ शुरू होती है। लगभग 100 दिन बाद सभी पार्टियों को बुंडेस्टाग में शामिल होने को लेकर चुनाव आयुक्त को अपने आवेदन सौंपने थे। चुनाव के 79 दिन पहले 7 जुलाई को चुनाव प्रभारी चुनाव में हिस्सा लेने वाले राजनीतिक दलों की घोषणा करते हैं। 17 जुलाई को 69 दिन पहले तक राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करनी होती है। इन चुनावों में 6 हफ्ते पहले से ही चुनाव प्रचार कर सकते हैं। इसके पहले प्रचार से जुड़े पोस्टर और टीवी विज्ञापन नहीं दिखाए जा सकते। 20 अगस्त चुनाव के तकरीबन 1 माह पहले मतदाता सूची तैयार की जाती है। 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाले जर्मन नागरिक मतदान कर सकते हैं। इन चुनावों में 6 करोड़ 15 लाख योग्य मतदाता हैं। 3 सितंबर को मतदाताओं को वोट करने के लिए चिट्ठी भेजी जाती है। 24 सितंबर को 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाते हैं। 25 सितंबर को विजेता का फैसला होता है। अगर कोई उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्र से नहीं भी जीत पाता है, तब भी वह अपनी पार्टी लिस्ट से बुंडेस्टाग में एक सीट पा सकता है। 24 अक्टूबर को बुंडेस्टाग का गठन होता है। गुप्त मतदान के जरिए अगले चांसलर के नाम पर मोहर लगेगी।
अगर कोई चुनाव की वैधता को चुनौती देता है तो उसके पास ऐसा करने के लिए 2 महीने का वक्त होगा। सभी मतदाता राज्य चुनाव पर्यवेक्षक, बुंडेस्टैग के अध्यक्ष और देश के चुनाव आयुक्त फैसले पर अपील कर सकते हैं। स्पेन की संवैधानिक अदालत ने कैटलोनिया की संसद द्वारा पारित किए गए जनमत संग्रह कानून को निलंबित कर दिया है। इस कानून के तहत अगले महीने कैटलोनिया की स्वतंत्रता को लेकर जनमत संग्रह होना है। अदालत का कहना है कि वो विचार करेगी कि ये कानून स्पेन के संविधान का उल्लंघन करता है या नहीं। फैसले के बावजूद कैटलोनिया के नेताओं का कहना है कि योजना के मुताबिक 1 अक्टूबर को जनमत संग्रह के लिए वोट डाले जाएंगे। स्पेन के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के इस कैटलोनिया राज्य को पहले से ही स्वायत्त शक्तियां हासिल हैं, लेकिन क्षेत्रीय सरकार का कहना है कि उसे पूर्ण अलगाव के लिए लोकप्रिय समर्थन मिला है। यूं तो किसी भी इंसान का दर्द देखा नहीं जाता, लेकिन जब कोई बच्चा दर्द में हो, पीड़ा सह रहा हो, तो किसी का भी दिल पसीज जाता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में 4 साल का बच्चा है एली बोमैन, जो एक ऐसी दुर्लभ बीमारी बैटन रोग से पीड़ित है जो लाइलाज है, जो 2 से 4 साल के बच्चों में ही होती है। हालांकि एक नई दवा से एली बोमैन के इलाज को लेकर उम्मीद जरूर बंधी है। एली बोमैन 4 साल के सामान्य बच्चों की ही तरह ऊर्जा से भरा हुआ, चंचल, शोख और शरारती भी है। कैलिफोर्निया के अपने घर के पीछे वो कभी खिलौने वाली कार पर सवारी करता है तो कभी अपने बेडरूम में ही नृत्य करने लगता है। यानी बोमैन हर वो चीज करता है जो इस उम्र के ज्यादातर बच्चों से उम्मीद की जाती है, लेकिन हर दूसरे हफ्ते वो आम बच्चों से अलग होता है। वो अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी की जंग लड़ता है, जहां डॉक्टर उसे मौत के मुंह से निकालने की अनथक कोशिश करते हैं। वो एक ऐसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित है जिसे बैटन रोग कहते हैं। ये एक बेहद दुर्लभ बीमारी है जो 2 से 4 साल के बच्चों में होती है। ये एक आनुवांशिक रोग है। बोमैन का बड़ा भाई भी इसी बीमारी के कारण पिछले साल महज 6 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गया था, लेकिन नए आविष्कार ने बोमैन परिवार को नई उम्मीद दी है। बोमैन को ब्रिनोरा नाम की नई दवाई दी जा रही है जो अनिवार्य एंजाइम के प्रतिस्थापन के रूप में काम करती है, जिसे शरीर पैदा नहीं कर पा रहा है। इस एंजाइम को TPP1 कहते हैं। यह दवा रोग की प्रगति को धीमा कर देती है। दवा सही तरीके से काम कर रही है। उम्मीद है कि जो उनके भाई के साथ हुआ वैसा इनके साथ नहीं होगा। मुझे लगता है कि इलाज का कुछ असर है। बोमैन का बड़ा भाई इस उम्र में बहुत गिरता था, उसे दौरे पड़ते थे। उसको नियंत्रित करना आसान नहीं था, लेकिन बोमैन के साथ फिलहाल ऐसा नहीं है। नई दवा से उम्मीद तो जरूर जगी है, लेकिन इलाज बेहद महंगा है। ब्रिनोरा का 1 साल का खर्च $7 लाख अमेरिकी डॉलर है। अभी तक बीमा कंपनी ने ही अधिकतर खर्च उठाए हैं। उन्हें अगले साल मंजूरी के लिए दोबारा अपील करनी होगी। बढ़ते खर्च को कम करने के लिए धन जुटाने के लिए एक वेबसाइट भी शुरू की गई है। फिलहाल बोमैन परिवार बिलों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित न करते हुए एली के साथ गुजरने वाले क्षणों का मजा ले रहा है। एली बोमैन की व्यथा देखकर शकील जमाली की पंक्तियां याद आती हैं कि सफर से लौट जाना चाहता है, परिंदा आशियाना चाहता है, कोई स्कूल की घंटी बजा दे, ये बच्चा मुस्कुराना चाहता है। खबर दुनिया के कार्यक्रम के आज के इस अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है khabarduniya@gmail.com। और अंत में आपको छोड़े जा रहे हैं फिनलैंड के आसमान में बनी प्राकृतिक रोशनी के कुछ अद्भुत छटाओं के साथ। दरअसल ये रोशनियां वायुमंडल में प्रवेश करने वाले सूरज से विद्युतीय कणों के बीच टकराव का परिणाम है। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।